Today our topic for discussion is fibroid. So what is a fibroid? Fibroids are non-cancerous growth which develop in the uterus. They are sometimes known as uterine myomas or leiomyoma. The exact cause of the fibroid is unknown, but they have linked to the hormone estrogen. Estrogen is the female reproductive hormone produced by the ovaries. Fibroid usually develop during a woman's reproductive years from around age 16 to 50 when estrogen levels are at their highest. They tend to shrink when estrogen levels are low, such as after menopause. ठीक है. So basically एक तो हमारे ब्लैक एशियन इथनिसिटी में भी, अफ्रीकन में और एशियन इथनिसिटी में चांसेस फाइब्रॉइड के ज़्यादा होते हैं. ठीक है. एक ये कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर बेसिकली इसका एक ट्रिगर होता है कि जितना आपके पास एस्ट्रोजन होगा तो फाइब्रॉइड की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है. सो ऑब्वियसली मेनोपॉज में पेशेंट मेनोपॉज में चली जाए तो हार्मोन्स नहीं होते, तो इसकी वजह से फिर फाइब्रॉइड की ग्रोथ आफ्टर मेनोपॉज नहीं होती. यूजुअली वो रिग्रेस कर लेते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड आपके पास कितने टाइप्स हैं? क्लासिफाइड बाय देयर लोकेशन इन द यूट्रस. ठीक है. इंट्राम्यूरल विद इन द वूम वॉल. ठीक है. वन आपको दिखाया हुआ है. ठीक है. उसके बाद फिर सबसिरोजल जो आउटर लेयर में बाहर की तरफ होता है. ठीक है. एब्डोमेन की तरफ. And they can grow very large. And submucosal they develop in the womb wall and grow into the womb lining. ठीक है. जो 3 पे आपको दिखाया हुआ है पिक्चर में, इंटरनली आपके पास ये ग्रो करता है. ठीक है. तो इनमें फिर अगर इंटरनली ग्रो करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली आपके पास इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होती. तो जो सबम्यूकोजल है तो मोस्ट लाइकली वन ऑफ द कॉज ऑफ मिसकैरेजेस रिकरेंट में आपके पास सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो, तो इसकी वजह से भी फाइब्रॉइड की वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं. ठीक है. सो हु गेट फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स आर कॉमन विद 1 in 3 women developing at some point in their life. द मोस्ट कॉमन एज आपके पास 30 to 50 है. अफ्रीको कैरेबियन ऑरिजिन है इसका. ठीक है. इनमें ज़्यादा होता है. और दोज ओवरवेट और obese बिकॉज ऑफ देयर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फैट टिश्यू, तो इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है. ओबीस वोमेन में, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली फैट्स होते हैं, तो फैट्स आपके पास एस्ट्रोजन में कंट्रोल चेंज होते हैं, तो दैट्स वाई आपके पास इनमें चाहिए यूट्रस पे कोई इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू वो चेंज होते हैं. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन और इन चीज़ों लेवल पे. और क्योंकि ओबेसिटी में आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो आप आपके बताए, तो आपके पास हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास जो सर्कुलेटिंग एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आपके पास ज़्यादा होता है. ठीक है. और वुमेन हु हैव चिल्ड्रन have a low risk of developing fibroid and the risk decreases further the more children you have. ठीक है. तो जितने आपके पास पैरिटी ज़्यादा होगी तो फाइब्रॉइड के चांसेस कम होंगे. सो आपके पास सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड क्या है? सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड मोस्ट कॉमनली आपके पास जो प्रेजेंट करते हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, लेस लाइकली पेनफुल पीरियड्स, एब्डोमिनल पेन, लोअर बैक पेन, फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट, प्रेशर सिम्टम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बड़े हो जाते हो तो ऑब्वियसली ब्लेडर पे वो प्रेशर डालते हैं. और ये है कि आपके पास बाउल पे भी प्रेशर डालते हैं, तो आपके पास बाउल और यूरिनरी सिम्टम्स इसके साथ हो सकते हैं. पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स एंड कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. फाइब्रॉइड्स एंड फर्टिलिटी. सब म्यूकोस कैन ऑल्सो इफेक्ट फर्टिलिटी. ठीक है. मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ऑल्दो इट इज़ अनक्लियर हाउ, लेकिन यूजुअली आपके पास जो इंटरनली आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसकी कॉन्ट्यूर ख़राब हो जाती है. ठीक है. तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन में फिर इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगी. और दूसरी बात है कि फाइब्रॉइड का एक और भी वो है कि जो ब्लड सप्लाई वो सारा फाइब्रॉइड को जाता है. ठीक है. तो ड्यू टू ब्लड सप्लाई भी आपके पास इम्प्लांटेशन इंटरफेरेंस आती है, तो इसकी वजह से आपके पास मिसकैरेजेस होते हैं. ठीक है. Okay, so fibroid in cancer, less than 0.1% associated with cancer of the womb muscle, and these cancer are thought not to arise from the fibroid itself. ठीक है. तो fibroid leiomyosarcoma में भी change हो सकते हैं. If the if the fibroid is not can cause any symptoms, then it does not need treatment. ठीक है. अगर कोई आपके पास एसिम्प्टोमेटिक है और कुछ नहीं कर रही तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की. लेकिन अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल सिम्टम्स हैं, कुछ लोग क्योंकि इसके साथ ज़्यादा आपके पास पेशेंट आते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ बहुत आती है, तो इनमें फिर आप ट्रीटमेंट देते हो. जो आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है वो है मायरीना.
ठीक है। और नॉन हार्मोनल में आपके पास ट्रांसमिक एसिड एंड एनसीड्स। तो यूजुअली हम जो स्टार्ट करवाते हैं वो पेशेंट को, अगर और कोई प्रेशर सिम्टम्स और कुछ नहीं है, सिर्फ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट है, तो हम फिर ट्रांसमीन पे या एनसीड पे डाल देते हैं। ठीक है। तो ट्रांसमीन क्या करता है, स्टॉपिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द वोम लाइनिंग ब्लीडिंग। ठीक है। तो आपके पास एंटीफिब्रिनोलिटिक है। ठीक है। तो ये ब्लड लॉस आपके पास 50% करता है, और आपने ये 3 टाइम्स देना है पेशेंट को अप टू जो फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप पेशेंट को कहेंगे कि वो ये लेंगी। एंड सिम्टम्स इम्प्रूव यूजुअली बाय 3 मंथ्स, पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है। सिम्टम साइड इफेक्ट्स का इंडाइजेशन एंड डायरिया होता है। ठीक है। एंड सीड्स आपके पास जो है इबुप्रोफेन एंड मेफेनेमिक एसिड, हम यूजुअली मेफेनेमिक एसिड इसमें बेस्ट है। ऑल्सो आप फर्स्ट 3 डेज में आप मेफेनेमिक एसिड देते हैं। ठीक है। और इसका भी जो आपके पास ब्लीडिंग की कंट्रोल करता है वो भी ऑलमोस्ट 50% है। ठीक है। एंड सीड वर्क बाय reducing your body production of hormone like substance called prostaglandin which is linked to heavy periods। ठीक है। तो आपके पास एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एनसीड्स। ठीक है। तो आपके पास क्या करता है, ब्लीडिंग को कम कर लेता है। ठीक है। सो इंडाइजेशन, डायरिया और कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनसीड्स। अच्छा, आपके पास फिर कॉन्ट्रासेप्शन में आपके पास कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। It's that stop an egg behind release from the ovaries there for preventing pregnancy। अगर पेशेंट के बोथ कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहते हो और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, तो आप फिर OCPs दे सकते हैं। और बेस्ट आपके पास जो ओरल प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि बेसिकली अगर आप सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे तो फर्दर इसके साथ फाइब्रॉइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ये फाइब्रॉइड पे ग्रो करता है। ठीक है। सो ओरल प्रोजेस्टेरॉन भी आप फिर साइकिल में 5 to 26 डेज तक आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंजेक्टेबल फॉर्म में आप एवरी 12 वीक्स, एवरी 3 मंथ आप जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। तो अगर पेशेंट चाहती कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती और आप अगर वो चाहती है कि दोनों उसका हो जाए, तो फिर उसके बाद फिर आप पेशेंट को ये 3 मंथली दे सकते हैं। वो बहुत कॉन्ट्रासेप्शन भी देगी और पीरियड्स को भी कम करता है। ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट इसमें प्रोजेस्टेरॉन यूजुअली आपके पास वेट गेन, इरेगुलर ब्लीडिंग, एब्सेंट पीरियड, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, ब्लॉट इंक्लूड रोटेशन एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। और ये है कि ये बोन को भी इफेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इंजेक्टेबल नहीं दे सकते। ठीक है। आपके पास जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो मायरीना है। अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल फैमिली कंप्लीट है और अगर पेशेंट चाहती है कि बिल्कुल परमानेंट एक क्योंकि ये जो मायरीना है ये 97% ब्लड लॉस को कम करता है और 20% कुछ पेशेंट एमेनोरिक हो जाते हैं इसके साथ, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आप मायरीना किन पेशेंट्स को वो करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है। ठीक है। एंड अदर थिंग इसके जो पेशेंट फॉर एग्जांपल जिसकी फाइब्रॉइड की जो मेजरमेंट है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर तब आप फिर